देखिए भाई, अपने पास एक क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। ठीक है, किस कंडीशन के अंतर्गत इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। ये 3×3 का मैट्रिक्स है। अगर इसकी रैंक 3 होगी तो इसका डिटर्मिनेंट ए का मान क्या होगा भाई, 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इफ इसको मान लो ए। ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल 3 है मान के चलो, तो इसका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या नहीं आएगी भाई, 0 के बराबर नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर लिख दिया 2 4 2 2 1 2 और 1 0 x। ठीक है, इतनी बार। इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ r1 तो 2 लिया, ये रो ए कॉलम 1 x माइनस 0, फिर माइनस का 4 लिया, तो एक कॉलम और रो को बंद कर देंगे, 2x माइनस 2 और प्लस का फिर 2 लिया ही। ठीक है, ये रो और कॉलम को छुपा लेंगे। ठीक है, 0 माइनस 1 और नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 8x प्लस 8 और माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस 6x और ये हो गया 6 नॉट इक्वल टू 0, तो 6x, 6 का डिवीजन कर दो माइनस 6 का, तो ये क्या आ गया, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू यदि 1 ना हो तो रैंक ऑफ ए बराबर क्या आएगी, 3। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो, इसको आप इक्विवेलेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, देखिए भाई मेथड नंबर 2 इसके लिए, देखिए ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 0 1 बनाना पड़ता है, यहाँ 2 0। तो सबसे पहले R1 में हम 2 का डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 1 और ये आ जाएगा 2 1 2 और 1 0 x। ठीक है, इतनी बार। अब देखो इसको 0 बनाओ, तो R2 माइनस 2 R1। ठीक है, और R3 में से आपको R1 ही घटाना पड़ेगा केवल, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जिससे 2 बन जाए और सब्ट्रैक्ट होने पर यहाँ 0 आए, तो ये सब मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, 1 2 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4, 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 3, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। ठीक है, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 0। ठीक है, ये माइनस 2 आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया, x माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ माइनस 2 आ गया। ठीक है, इसमें माइनस 3 का डिवीजन कर दो, वन टू वन 0 1 0 0 माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ 0 बनाना है तो इससे बना ले रहा है, इससे मत बनाना, क्योंकि अगर तुमने R1 में R3 में R1 को ऐड किया तो यहाँ पर जो 0 आपका बना है वहां पे नंबर आ जाएगा, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो R3 प्लस 2 R2। ठीक है,
तो ये क्या आ गया 1 2 1 और 0 1 0 और 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा x माइनस 1। देखो अगर इसकी रैंक 3 चाहिए तो तीनों क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, देखो ये तो नॉन जीरो है, यहाँ ये भी नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ 1 है। नॉन जीरो का मतलब होता है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो जीरो ना हो। ठीक है, इसमें ये 2 तो जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए फॉर रैंक 3। x माइनस 1 का मान क्या नहीं आना चाहिए, जीरो। ठीक है, अगर वो कहता कि इसकी कंडीशन बताओ कि इसकी रैंक 2 हो जाए, ठीक है, तो x माइनस 1 को हम जीरो ले लेते, यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, 1। ठीक है, इतनी बात। तो ये दूसरे कंडीशन से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप इकेलन फॉर्म का इस्तेमाल तब करते हैं हम लोग जब हमें केवल एक ही ऑपरेशन अलाउ हो, रो ऑपरेशन। ठीक है, समझ गए। और नॉर्मल फॉर्म का कब इस्तेमाल करते हैं, जब रो और दो कॉलम दोनों ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगा के भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे भी कर दे रहा है। ठीक है, चलिए R1 में 1/2 का डिवीजन कर दिया। ठीक है, फिर आपने R2 में ये ऑपरेशन लगा दिए। ठीक है, अब इन दोनों को जीरो बना लो, C2 माइनस 2C1, जो भी आपको उचित लगे उससे आप कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना सीखते जाओगे। ठीक है, अब R2 में -1/3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतनी बात। देखिए अब इसको हम बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 -2x माइनस 1। अब R3 + 2 R2 कर दिया हमने। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 x माइनस 1। ठीक है, देखो फॉर रैंक 3 3 इसकी रैंक हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या नहीं हो, देखो 1 1 तो आ ही चुका है। एक 1 कब आएगा, जब ये जीरो ना हो। यहाँ कुछ भी आ जाए, 10 15 70 कुछ भी आ जाए, अगर नॉन जीरो होगा तो उसका डिवीजन करके यहाँ 1 बन जाएगा। मान के चलो यहाँ -10 आ गया तो हम -10 का डिवीजन करके 1 बना लोगे। तो x माइनस 1 का मान बस क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो x = 1 नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर लिया। ठीक है, इसके बाद इकेलन फॉर्म से भी कर लिया, ये हमने नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप कोई भी तरीका अपना के आप कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरी बुक से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। प्रैक्टिस करने से, ठीक है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और है अपने सामने, फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, इसकी रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो हमें बी का ऐसा मान निकालना है। देखो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ गए। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसकी रैंक 3 से कम हो जाएगी। ठीक है, या तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी या 1 या 0। 0 हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि 0 के लिए सब एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो इसकी रैंक 2 या 1 हो जाएगी। 1 इसकी रैंक तब आ सकती है जब प्रत्येक जो माइनर है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो हमें यहाँ एक माइनर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 0 नहीं है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। ठीक है,
कोई भी आपको एक माइनर मिल जाए, कोई भी आपको एक सब मैट्रिक्स मिल जाए, चाहे ए वाला पार्ट, चाहे ए वाला पार्ट, कोई सा भी पार्ट जो जीरो नहीं हो, अगर सब जीरो हो रहा है तो इसकी रैंक 1, और सब जीरो है तो रैंक 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फॉर, देखो रैंक ए कितनी दे रखी है भाई, 2। सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो 1 5 4 0 3 2 B 13 और 10, तो आप इसका एक्सपेंड कर दीजिए, किसी के भी रिस्पेक्ट कर दीजिए। ठीक है, हमने 0 क्यों लिया भाई डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 होती तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होते ही थे। ठीक है, तो R1 के रिस्पेक्ट कर दे रहा है 1 30 माइनस 26। ठीक है, फिर माइनस का 5 लिया, 0 माइनस 2B प्लस, फिर 4 लिया तो 0 माइनस 3B इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये कितना हो गया, 4। ये प्लस का 10B और माइनस का 12B बराबर 0। ठीक है, तो B की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है। ठीक है, ये दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस 2B और 2B इक्वल 4, तो B की वैल्यू 2। ठीक है, आप इसको अन्य मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, और मेथड भी लगा सकते हो उसमें। इसको आप नॉर्मल फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो रैंक 2 होने के लिए B का मान आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि अगर ये 3 बिंदु कोलिनियर है तो इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3। अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा हो, ठीक है, तो रिवर्स भी प्रूव करते। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये 3 बिंदु कोलिनियर है तो ये प्रूव करो कि इसकी रैंक 3 से कम होगी, और इसकी रैंक 3 से कम है तो ये प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में है। ठीक है, समझ गए। तो इफ एंड ओनली इफ लिखा हो, इफ एंड ओनली इफ को IFF भी लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कोलिनियर है उससे हम जब ये प्रूव करेंगे तो इस कंडीशन को कहते हैं द नेसेसरी कंडीशन, और जब रिवर्स में प्रूव करते हैं तो उसको कहते हैं द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, या कन्वर्सली लिख के प्रूव कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, इस काम को हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, देखिए सिंस points x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear, so एरिया क्या हो जाएगा, इससे कुछ एरिया तो बनेगा नहीं। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था आपको, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, इतनी बात। तो इन तीनों से बनने वाला एरिया क्या हो जाएगा, 0। एरिया का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए 1/2 तो हटा दीजिए, तो यहां से x1 y1 1 और x2 y2 1 और x3 y3 1, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स
x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इज लेस देन 3। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या होगी इस मैट्रिक्स की? लेस देन 3 हो जाएगी। अरे जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका मतलब उसकी रैंक, जैसे 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो इसकी रैंक 3 से तो कम होगी, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर ये 3 बिंदु 3 पॉइंट एक ट्राइंगल के पॉइंट हो तो एरिया क्या होता है? इतना। अगर एक पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में आ जाना, ठीक है, तो इसका एरिया 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतना पार्ट 0, अगर ये 0 आ गया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस इज लेस देन 3। अब इसको हम लोग कन्वर्सली भी करेंगे। इस वाले भाग का नाम होता है द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज के बाद लिखे होंगे 4 ऑप्शन, लेस देन 3, लेस देन 2, लेस देन 4। ठीक है, समझ गए? लेस देन 5, नन ऑफ दीज, तो लेस देन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कन्वर्सली हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। Since rank of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन 3। अब रिवर्स में प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, लेस देन कितनी है? लेस देन 3 है इसकी रैंक। ठीक है, इतनी बात। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक 3 से कम होगी, रैंक 3 से कम है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 क्या हो गया? 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, एरिया 0 आ गया। एरिया 0 आ गया। किन पॉइंट से घिरा हुआ एरिया 0 आ गया है? जो इन पॉइंट से कवर होगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, इनसे कवर होगा, वो एरिया 0 आ गया। इसका मतलब है एरिया 0 तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 and x3 y3 आर कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है,
देखिए एक की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द मैट्रिक्स ए लेस देन 3 वेयर इज द मैट्रिक्स इतना, ठीक है। हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इस मैट्रिक्स की रैंक हमें क्या दे रखी है, 3 से कम। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, ठीक है। तो हम लिख देंगे सिंस रैंक ऑफ ई लेस देन 3, ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल। 3a माइनस 8, 3a माइनस 8, 3 और 3 और 3a माइनस 8, ठीक है, इतना। R1 में हमने R2 और R3 को ऐड कर दिया। जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो सीधा एक्सपेंशन नहीं करते, एक्सपेंड नहीं करते, थोड़ा क्या करते हैं उसमें ऑपरेशन कर लेते हैं जिससे कि वो सिंपल हो जाए, ठीक है। जब आपने 12th लेवल में डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो आपने ऑपरेशन भी किए होंगे, जोड़ना घटाना ये सब। इन दोनों को इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2। इन तीन मतलब इन दोनों को इसमें ऐड करोगे तो यहाँ भी 3a माइनस 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2। यहाँ 3a माइनस 8 और 3 और 3a माइनस 8, ठीक है, इक्वल क्या हो गया, 0, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए टेकिंग 3a माइनस 2 कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, R1 से कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया 1 1 1 3a माइनस 8, 3 और 3a माइनस 8, ठीक है। इसके बाद देखो इन दोनों को क्या बना लो, 0, ठीक है। तो C2 माइनस C1 और C3, जिससे कि एक्सपेंड करने में बहुत आसानी होगी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक्सपेंड कर, फिर इसके बाद पहले हम इसको क्या बना लें, 1 और 1 को 0, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो हम C2 की जगह लिख सकते हैं C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1, ठीक है, इक्वल में 0। ये क्या हो गया, 3a माइनस 8, 1 3 3। देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ 1 माइनस 1 यहाँ भी 0 हो जाएगा। 3a माइनस 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3a माइनस 11, 3 माइनस 3 0, ठीक है, और 3 माइनस 3 a भी 0, और 3a माइनस 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तब 3a माइनस 11। सॉरी ये डिटर्मिनेंट चल रहा ना, ठीक है। एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ R1, 3a माइनस 8 बन लिया तो रो और कॉलम बन 3a माइनस 11 और 3a माइनस 11 माइनस 0, ठीक है। इसके आगे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है, 0, ठीक है ना। बन लिया, ये रो और कॉलम को बंद कर दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तभी आ गया 3a माइनस 8 और 3a माइनस 11 और 3a माइनस 11। तब a की वैल्यू आ गई, इन्हें एक एक करके 0 करोगे, 8/3, 11/3 और 11/3, ठीक है। इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। इतनी बात।